जय गुरु। आलोचना प्रसंग षष्ठ खंड, डेट 4th August 1945, पेज 102, 103, 104। চক্রপাণিদা। সাইকোলজি, ফিজিওলজির শরীরবিদ্যার সঙ্গে সাइकोलॉजिर मनोविज्ञानेर कोनो संपर्क आछे की? चक्रपाणिदा ठाकुर जी से प्रश्न पूछ रहे हैं कि फिजियोलॉजी यानी कि शरीर विद्या के साथ साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान का कोई संपर्क है क्या? सीसी ठाकुर: है। कोऑर्डिनेशन, संयोग तो आछेई। सीसी ठाकुर जी ने उत्तर देते हुए कहने लगे कि हाँ, कोऑर्डिनेशन यानी कि संयोग तो है ही। তুমি হয়তো একটা ছেলেকে পড়াতে গিয়ে খুব মারলে, 2 दिन পরে তোমার ক্লাসে তার হয়তো আপনা থেকে ঘুম আসতে চাইবে। मान लो कि तुम अपने एक लड़के को पढ़ाते वक्त बहुत पिटाई किए, 2 दिन बाद वो तुम्हारे क्लास में आने के बाद शायद से अपने आप ही सोना चाहेगा। আবার ধরো অভিনয় করতে করতে মহাসাধু হয়ে গেছে, রাগের ভান করতে করতে রাগী হয়ে যায়। फिर से मान लो कि नाटक करते करते महासाधु बन चुका है, या फिर गुस्से का नाटक करते करते वो गुस्से वाला बन गया है। এরপর শ্রীযুক্ত চৌধুরী বললেন, ওকে বরদলইকে দেখিয়ে নিয়ে আসলাম একবার দেখাতে। इसके बाद श्रीयुक्त चौधरी जी ने कहा, बरदलाई के तरफ दिखाते हुए कि उसे मैं ले आया एक बार दिखाने के लिए। सीसी ठाकुर: হ্যাঁ, এতে আমার খুব স্ফূর্তি হয়েছে। আগের দিন হলে আমি জড়িয়ে ধরে মাটিতে পাড়াপাড়ি করতাম। सीसी ठाकुर जी कहने लगे कि हाँ, इससे मुझे बहुत आनंद हुआ है। पहले का दिन अगर रहता तो मैं उसे सीने से लगा के मिट्टी पे लोटपोट करता। শ্রীযুক্ত চৌধুরী: ওর সব ব্যাপার জানা থাকলে ওকে দিয়ে আমাদের অনেক সাহায্য হতে পারে। श्रीयुक्त चौधरी जी ने कहा कि उनका अगर पूरी बातों का पता रहे तो उनको देकर हमारे बहुत सारे सहायता हो सकता है। सीसी ठाकुर: হ্যাঁ, আমাদের সামান্য মানে পরস্পরের সাহায্য। सीसी ठाकुर जी कहने लगे कि जी हाँ, हमारा सहायता का मतलब है एक दूसरे की सहायता। এরপর মিস্টার বরদলৈ জানালেন, আসামের নতুন ইউনিভার্সিটিতে তারা ইকোনমিক, কালচারাল, অর্থকরী ও কৃষ্টিগত ও প্র্যাকটিক্যাল সাইডের হাতে কলমে কাজের কি ব্যবস্থা রাখবেন এবং কালচারাল সাইডের কৃষ্টিগত শিক্ষাধারার প্রসঙ্গে বললেন, অবশ্য কালচারের কৃষ্টির মূল ধারা চালাতে পারবেন মহাত্মা গুরুদেব আপনাদের মতো লোক। इसके बाद बरदलै जी ने कहने लगे कि आसाम का जो ये नया यूनिवर्सिटी है उसमें वे इकोनॉमिक, कल्चरल यानी कि अर्थकरी, कृष्टिगत और प्रैक्टिकल साइड यानी कि हाथ से किए हुए काम का जो व्यवस्था है वो रखेंगे, और कल्चरल साइड यानी कि कृष्टिगत शिक्षा धारा का प्रसंग में कहने लगे कि कल्चर यानी कि कृष्टि के जो मूल धाराएं हैं उसे जगाने सकते हैं महात्मा গুরুদেব आप जैसे लोग। এরপর সিসি ঠাকুর বললেন, আমাদের এখানেও এরা একটা কলেজ করবে, আপনাদের সাহায্য কিন্তু চাই। इसके बाद सीसी ठाकुर जी कहने लगे कि हमारे यहाँ पे भी एक कॉलेज बनाया जाएगा, आप लोगों की सहायता की जरूरत होगी। আর অতদূর আগে বলা ভালো নয়, তবে আমার বড় ইচ্ছা এখানে কালে কালে যাতে একটা ইউনিভার্সিটি, विश्वविद्यालय गড়ে ওঠে। और इतने आगे की बात तो कहना ठीक नहीं है, लेकिन मेरी बहुत बड़ी एक इच्छा है कि काल के उपरांत यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी यानी कि विश्वविद्यालय बन उठे। ভেবেছি সেই ইউনিভার্সিটির নাম দেব शांडिल्य यूनिवर्सिटी। मैंने सोचा है उस यूनिवर्सिटी का मैं नाम दूंगा शांडिल्य यूनिवर्सिटी। অবশ্য আপনারা বেঁচে যদি থাকেন, উন্নতি পরায়ণ যদি থাকেন, আদর্শ পরায়ণ যদি থাকেন, খুব হবে, খুব হবে, সব হবে, एक ठीक কথা। लेकिन आप सभी अगर जीवित रहेंगे, उन्नति परायण रहेंगे, आदर्श परायण रहेंगे तो जरूर होगा, सब होगा, ये सही बात है। শ্রীযুত বরদলৈ: আমরা যে स्कूल कॉलेजे ठीक भावे शिक्षा ही पाईनी। श्रीयुत बरदलै जी ने कहा, हम स्कूल कॉलेज में तो ठीक तरीके से शिक्षा पाया ही नहीं। सीसी ठाकुर:
তখন তো এডুকেশন শিক্ষা হয়নি, एजुकेटेड शिक्षित হয়েছেন কর্মক্ষেত্রে নেমে। सीसी ठाकुर जी कहने लगे, तभी तो आप एजुकेशन यानी कि शिक्षा नहीं हुआ है, एजुकेटेड यानी कि शिक्षित हुए हैं कर्म क्षेत्र में उतरने के बाद। এরপর ছেলেরা গোড়া থেকে যাতে কর্মক্ষেত্রে নেমে যে এডুকেশন শিক্ষা আপনারা পেয়েছেন সেই এডুকেশন শিক্ষা পায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। इसके बाद बच्चे लोग शुरुआत से ही ताकि कर्म क्षेत्र में उतरे और जो एजुकेशन यानी कि शिक्षा आप सभी पाए हैं वही एजुकेशन यानी कि शिक्षा वे सभी पाए, इसकी बंदोबस्त करना होगा। আসামের গভর্নমেন্ট এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট সহকারী কৃষি বিভাগ সম্বন্ধে কয়েকটা কথা হলো। आसाम के गवर्नमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट यानी कि सरकारी कृषि विभाग के बारे में कुछ बातें निकली। তারপর সিসি ঠাকুর বললেন 25,000 জন 1000 বিঘাওয়ালাকে দিয়ে বিঘা প্রতি 2.5 কাঠা সমাজসেবা উৎসর্গ করার ব্যবস্থা ঠিক করে ফেলেন। इसके बाद सीसी ठाकुर जी कहने लगे कि 25,000 लोगों से 1000 बीघा जमीन वाले लोगों के द्वारा एक बीघे के पीछे 2.5 कट्ठा जगह समाज सेवा के लिए उत्सर्ग करने की व्यवस्था कर दीजिए। আর উইলকক্স বেন্টলি যে ইরিগেশন প্ল্যান পূর্ত কার্যের পরিকল্পনা দিয়েছে, আমি বাঁচি বা মরি এটা আপনাদের করাই চাই। और विलकॉक्स एंड बेंटली जो इरिगेशन प्लान यानी कि सिंचाई की परिकल्पना दिया है, मैं जिंदा रहूं या गुजर जाऊं, यह आप लोगों का करना ही चाहिए। এতে ক্লাইমেট প্রোডাকশন আবহাওয়া উৎপাদন সবকিছু ভালো হবে। इससे क्लाइमेट प्रोडक्शन यानी कि আবহাওয়া और उत्पादन बहुत अच्छे से होगा। শুধু বাংলা নয়, সব প্রভিন্সেই প্রদেশেই করা চাই এবং সেটা যত তাড়াতাড়ি পারেন ততই ভালো। सिर्फ बंगाल में ही नहीं, हर एक प्रोविंस यानी कि प्रदेश में ये करना चाहिए और ये बहुत जल्द बढ़ उठ सके वही करना अच्छी बात है। বেঁচে থাকতে থাকতে করতে পারলে উন্নতির বান এসে যাবে। जिंदा रहते अगर कर पाएंगे तो उन्नति का बाढ़ आ जाएगा। এরপর শ্রীযুত বরদলৈ এবং শ্রীযুত চৌধুরী উদ্দীপ্ত মুখশ্রী নিয়ে গাত্রোত্থান করলেন। इसके बाद श्रीजुत बरदलै जी और श्रीजुत चौधरी जी उद्दीप्त मुखश्री लेकर चले गए। এরা চলে যাওয়ার পর সিসি ঠাকুর বললেন, রিসিপটিভ মুড গ্রহণেচ্ছু भाव जो ছিল বলে অনেক কথা বেরিয়েছে। ये दोनों चले जाने के बाद सीसी ठाकुर जी कहने लगे कि रिसेप्टिव मूड यानी कि গ্রহণেচ্ছু ভাव था, इसलिए इतनी सारी बातें हुई। শিশুর মতো সরলভাবে আমাদের কাছে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, বেফাঁস কিছু বলিনি তো, ওরা রাগটাগ করবে না তো? एक बच्चे की तरह सरल भाव से हमारे निकट बहुत सारी बातें उन्होंने पूछा। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? वे गुस्सा तो नहीं करेंगे? जय गुरु। जय गुरु दादा। आप नित्य की भांति जो है श्री ठाकुर जी की आलोचना प्रसंग का जो चयनित अंश है उसका बांग्ला में पाठ करके उसका जो है सटीक तरीके से जो हिंदी में अनुवाद किया। बहुत सुंदर दादा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का जो विषय वस्तु है, यहाँ पर जो एक क्वेश्चन चक्रपाणी दा ने पूछे, जो कोई रिलेशन है क्या फिजियोलॉजी शरीर विद्या और साइकोलॉजी मनोविज्ञान के बीच में कोई संबंध है क्या? श्री ठाकुर बोले हाँ जरूर है, और उन्होंने कुछ एग्जाम्पल भी दिया उसको प्रूव करने के लिए। इसके बाद जो है चौधरी जा जो है बरदलाई जा को लेकर आए हैं, तो जो है ऊपर जो ठाकुर जो चौधरी जा पूछ रहे हैं कि बरदलाई के बारे में सब ठीक से जान लिया जाए तो उनसे हमें बहुत मदद मिल सकती है। तो ठीक है, बोलने का हाँ, हमारी मदद का मतलब ही है एक दूसरे की मदद। और फिर बरदलाई 3-4 दिन से चल रहा है टॉपिक, उसमें क्या क्या काम करना है, कौन कौन सा डिपार्टमेंट करना है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो श्री ठाकुर जी जो है फिर बोल रहे हैं कि जो एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी, यहाँ भी ठाकुर जी यहाँ सांडिल यूनिवर्सिटी की जो बात ठाकुर जी की परिकल्पना जो थी उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। और जो है फिर जो ठाकुर बरदलाई पूछ रहे हैं, हम तो स्कूल कॉलेज में ठीक से शिक्षा ही पा सके,
इस पर ठाकुर जी बोल रहे हैं, इसमें इस समय तो शिक्षा हुई ही नहीं थी, आप लोग तो कार्य क्षेत्र में उतर कर ही एजुकेटेड हुए हैं। आगे बच्चों को शुरू से ऐसा वातावरण देना कि वे कार्य क्षेत्र में उतर कर वही एजुकेशन पा सकें जो आप लोगों ने पाई है। उसके बाद जो है ठाकुर जी यहाँ बोल रहे हैं कि जो ये सब जो है करने के लिए जो है 1,000 25,000 ऐसे लोग हमें तैयार करना है जो 1,000 बीघा वालों से, जिसमें 2.5 कट्ठा भूमि समाज सेवा में अर्पित करें, और उसको जो है उस भूमि का उपयोग जो है कल्चरल डेवलपमेंट और प्रोडक्शन और इरिगेशन प्लान के लिए हम उसको यूज कर सके। इसके बाद जो है बरदालाई दाके चले जाए, ठाकुर जी बोल रहे हैं कि रिसेप्टिव मूड अर्थात ग्रहण करने की इच्छा वाला भाव था, इसलिए बहुत से बातें निकल गई। तो यही सब बातें आज की। तो आज मैं जो आज के जो हमारे प्रथम आलोचक हैं सर दया ज्योत्सना अग्रवाल माँ से अनुरोध करते कि माँ 10 मिनट के लिए आलोचना करें। जय गुरु दादा। सबसे पहले तो आज का जो पाठ हुआ है उसमें जो श्रृंखला है, सबसे पहले यहाँ पे साइकोलॉजी की बात हुई है। ये इस टॉपिक पे कुछ दिन पहले ही मेरा एक दादा के साथ फोन पे काफी देर बात हुआ, और मुझे ये नहीं पता था आज ये पाठ होने के पहले तक, तो इनफैक्ट 15 दिन पहले तक ये बात ही पता नहीं था कि साइकोलॉजी और फिजिकल का क्या कॉम्बिनेशन है। दोनों कॉम्बिनेशन क्या है ये पता ही नहीं था, पर जान आज ये पाठ सुनने के बाद ये प्रूव हो गया कि ठाकुर जी कितनी छोटी छोटी सूक्ष्म बातों के ऊपर भी ध्यान दिए हैं। मेरा स्टेटमेंट था कि जो ठाकुर जी को प्यार करता है, हम जो रोज चीजों को अपने जीवन में उतार कर प्रैक्टिस, उसको मैं प्रैक्टिस बोलती हूँ, रोज निरंतर हम जो करते हैं मन से भाव से, तो हम धीरे धीरे एक साइकोलॉजिस्ट बन जाते हैं। ये मेरा स्टेटमेंट था। और बहुत देर चर्चा के बाद वो दादा ने भी इस पे अपना व्यक्त किया और उन्होंने अग्री किया। हम इट वाज ओनली द कन्वर्सेशन। ये बात एकदम सच है कि हमारा मन का दशा वो उस पे कितना इम्पैक्ट करता है, बहुत इम्पैक्ट करता है। इवन एक छोटा घटना मैं आपको बताऊंगी। जो श्री राम रामायण में जो श्री राम सजे थे, अरुण गोविल जी, उनके इंटरव्यू में एक उन्होंने कहा, और वो इंटरव्यू बहुत ज्यादा फेमस है। वो कहते थे कि वो चेन स्मोकर थे। तो जब उनका चयन हुआ तो बहुत सारे ऑडिशन वो देते थे, और एक ऑडिशन में उनका चयन हुआ कि भाई वो श्री राम का किरदार निभाएंगे। तो जब भी उन्हें मौका मिलता था कोई सीन करने के बाद, इमीडिएट लेवल पे वो पर्दे के पीछे जाके ये करते थे। तो उनको ये गिल्ट भी होता था, मन में गिल्ट होता था, पर वो छोड़ नहीं पा रहे थे। तो जो भी है, तो बहुत सारे उनके फैन क्लब हो गए थे। तो एक जो व्यक्ति है, और हम सभी को पता है कि माँ सीता और श्री राम जी को देख के लोग कहीं पर भी नतमस्तक हो जाते थे, या उनके शूटिंग में भी लोग आके उनको प्रणाम वगैरह करते थे। तो एक ऐसा घटना हुआ कि उनके हाथ में पोशाक उन्होंने वो पहना था, और फिर कोई व्यक्ति समक्ष आ गया और वो बहुत लज्जित हुए, और उन्होंने इमीडिएट लेवल पे उसको छोड़ दिया। और वो कहते हैं कि वो दिन था और आज का दिन है, ऐसा मैंने कोई भी आचरण नहीं लिया जिसपे मेरे जो किरदार है उस पे कुछ दाग आए। और वो बहुत बड़े नियम पूर्वक से आज तक वो किरदार निभाने के बाद, कितने सालों के आज तक वो बोलते हैं ऐसा मैं कोई भी नियम नहीं करता हूँ जो वो किरदार से अगेंस्ट हो। इवन फॉर अदर, जो जितने और भी एक्टर्स आए, उसमें से एक फेमस एक्टर हैं, वो भी कहते हैं कि उनके सेट पे ये सारा नियम आज भी उन जब वो एक्ट करते हैं या वो कुछ डिलीवर करते हैं, डायलॉग्स करते हैं, तो सेम किरदार, सेम बात करने का तरीका, और वो सब इंटरव्यू में सब वही कहते हैं कि हम हमारे जीवन में ये जो किरदार हमने एक बार निभा दिया, हम जीवन भर वो नियम को फॉलो कर रहे हैं। तो फिजिकल और साइकोलॉजिकल का ये दोनों बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। एक और बात है कि हम बहुत सारे लोग ऐसे समाज में हमें मिलेंगे
जो कहते हैं कि राम राम राम, मतलब नाम जब हम बहुत करते हैं, हम बहुत भजन कीर्तन करते हैं, हम ये सुनते हैं, हम वो सुनते हैं, हम बहुत कुछ करते हैं, बट उनका स्वभाव कर्कश होता है, उनका समझाने का तरीका कर्कश होता है, उनका चीजों को बताने का तरीका कर्कश होता है। तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं अब वो फॉलो करने में त्रुटि हो रही है। ये अगर जो इंसान ये सारी चीजों को अच्छे से फॉलो करेगा तो वो विनम्र हो जाएगा, तो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है। तो उसके शब्दों में स्ट्रांगनेस रहेगा, शब्द भारी रहेगा, पर बोलने का तरीका, सोच उसको एक्सप्लेन करने का तरीका, बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर, पोस्चर, ये सारा कॉम्बिनेशन होके सामने वाला व्यक्ति विनम्र होके वो सालों की बातें आधे मिनट में समझ जाएगा। तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। और हम सब उसी बोलते हैं ना, उसी जीवन शैली को फॉलो करते हुए हम सब आगे बढ़ रहे हैं। जब वो उत्सव होता है, कितने सारे दादा, ऋतिक दादा लोगों से मुलाकात होती है, माँ लोगों से मुलाकात होती है, ऐसा लगता है कि इनसे, ये मेरे ही हैं, भले हम 1 साल के बाद मिलते हैं या बहुत सालों के बाद मिलते हैं, ऐसा लगता है इनसे मेरा बहुत घनिष्ठ है, इनके बातों को हम रिलेट कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम सब का मार्ग एक ही है, हम सब एक ही रास्ते पे चल रहे हैं, इसीलिए हम एक दूसरे को कनेक्ट कर पाते हैं, बातों को समझ पाते हैं। दूसरी बात है, ठाकुर जी जो एम्फसाइज कर रहे हैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी को लेके, ये जो एजुकेशन और लिटरेशन का जो बात है, ये आज के जो स्कूल कॉलेजेस हैं उस पे थोड़ा सा, मैं तो कहती हूँ थोड़ा सा अग्रसर हो चला है, पर दिल बहुत टाइम है, इसके लिए बहुत समय लगेगा। शुरुआत हो चुकी है पर समय काफी लगेगा, ये बात सच है। मैं भी, मेरे भी स्कूल में, मैं ये समझती हूँ कि जब मैं स्कूल में थी तो लिटरेशन के साथ मुझे एजुकेशन भी दिया गया है। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ मेरे स्कूल से, जो मुझे संस्कार मिला। मुझे मेरे स्कूल ने बैठना सिखाया है कि एक लड़की को बैठना कैसे है, चलना कैसे है, आंखों का भाषा क्या होता है, ये सब मुझे स्कूल ने मेरे सिखाया। और मैं ये आज जब सुन रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, क्योंकि यही तो एजुकेशन है। कैसे बोलना, बैठना, उठना, संस्कार, सारी चीजें, मुझे समाज में कैसे चलना है, कैसे बातें करनी है, ताकि लोगों के मन में मेरे प्रति नेगेटिविटी नहीं आए, या जिसको हम नारी नीति में बोला गया है ना कि वो भाव नहीं आए। तो ये सारी चीजें मुझे स्कूल में सिखाई गई, प्लस घर में भी वही माहौल रहा। तो ये ही है एजुकेशन, जो आज हम सबको फिर से मौका मिला हुआ है आलोचना प्रसंग श्रृंखला के माध्यम से। कल जब शशिकांत दा बोल रहे थे, इसके पहले भी उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि आप फोन स्पीकर पे रख के घर में सारे फैमिली मेंबर्स सुने, स्पेशली बच्चे सुने। तो ये मैंने भी फॉलो किया इमीडिएट लेवल पे, इनफैक्ट रोज ही स्पीकर पे ही रहता है, पूरा परिवार सुनता है। बस स्पेसिफिकली मैंने मेरी बेटी को बिठा के ये बोला कि आपको आज ये सुनना है, विदाउट डूइंग एनीथिंग, आप बैठो और सुनो, ताकि ये जो थॉट प्रोसेस है, शायद से कभी मैं और कभी दोहराऊं नहीं दोहराऊं, कभी आपके साथ डिस्कशन हो नहीं हो, पर फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आप ले लो, आप सुन लो। तो ये सारी चीजें जो हमें फिर से ठाकुर के दया से मौका मिला है, जो मैंने नहीं सीखा था आज तक, जो नहीं सीखा था, फिर से मुझे सीखने का मौका मिला है। बोलते हैं ना, इट्स नेवर टू लेट। अगर मैंने स्कूल में नहीं सीखा है, कॉलेज में नहीं सीखा, घर में नहीं सीखा, तो आज मुझे फिर से मौका मिला है एजुकेशन को सीखने का। यहाँ पर जो कन्वर्सेशन में बोल रहे हैं, एक दादा जो बोल रहे हैं, बरदलाइदा, कि उन्होंने स्कूल में तो नहीं सीखा, पर वो कहाँ सीख रहे हैं? प्रैक्टिकल वे में काम करते समय। सेम चीज मेरे साथ या बाकी लोगों के साथ भी होता है। ऐसे बहुत सारी अच्छी चीजें जो जो बाकी के लोग कुछ संत से जुड़े हैं, कहीं पर किसी ने दीक्षा लिया है, कहीं पर कोई और चीजों को फॉलो कर रहा है, उनके अंदर ग्रंथ से जो सीख कर आए हैं, प्रैक्टिकल वे में जो सीख कर आए, उनके अंदर भी छोटी छोटी गुण जो होती है उससे हम सीख लेते हैं अच्छी चीजें जो ठाकुर जी बताए हैं। पर मेरा दुर्भाग्य है कि मैं वो लिटरेचर तक पहुंच नहीं पाई हूँ, समझ नहीं पाई हूँ, जान नहीं पाई हूँ।
एक कल का घटना है। एक हमारे बिल्डिंग में जो रहते हैं, तो वो घटना वो बता रहे थे, तो मुझे लगा कि आप लोगों से साझा करना चाहिए कि एक परिवार है, मुस्लिम परिवार है। तो वो उनके घर में सब नियम पूर्वक अच्छे से है, और उनके घर में एक संत का फोटो लगा हुआ है। तो संत का फोटो लगा हुआ, तो पूछा गया कि अरे, तो बोले कि ये जो संत हैं, इन्होंने हमारे जीवन का पूरा थॉट प्रोसेस ही चेंज कर दिया। हम सब इनको मिलके सुनते हैं, और अपने जीवन में छोटा छोटा सुधार लाया है, पर हमारा जो पद्धति है उसको हमने चेंज नहीं किया है, पद्धति हम वही फॉलो कर रहे हैं। पर इनकी बातों के वजह से हमारे जीवन में बहुत मधुरता आई है, और हमारा जीवन ही चेंज हो गया है। तो ये मेरे लिए बहुत पूजनीय है। तो हम इनके बातों को सुनते हैं, समझते हैं, और अपने जीवन में लाते हैं प्रैक्टिकल वे में। तो बोलने का मतलब ये है कि हमारा एजुकेशन और लिटरेशन, ये दोनों जब कंबाइन होके हम अपने बच्चों को, या बड़े लोग, कोई भी, क्योंकि सीखने का कोई उम्र नहीं होता है। हम कभी कह नहीं सकते कि आज मैंने सब सीख लिया, सारा ज्ञान ले लिया, नहीं। ज्ञान तो अथाह है। तो रोज हमें सीखना है, रोज समझना है, और आगे बढ़ना है। यहीं पे मैं मेरी बातों को विराम दूंगी दादा। जय गुरु। जय गुरु माँ। आप विषय वस्तु को जो अच्छी तरह से जो है आलोचना किया है, और यहाँ पर जो ठाकुर जी बोल रहे हैं प्रैक्टिकल वे में जो शिक्षा होनी चाहिए है ना कार्य क्षेत्र में। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जब मैं पढ़ा रहा था इंजीनियरिंग कॉलेज में, सपोज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बच्चे थे फर्स्ट ईयर में, तो पहला क्वेश्चन है कि तुमने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्यों सब्जेक्ट चुना। बच्चों के पास कोई आंसर नहीं है, बस एडमिशन ले लिए, उनको कुछ है ही नहीं, इलेक्ट्रिकल का ABCD मालूम पहले से नहीं है, और जो है वो एडमिशन सिर्फ ले लिए। और बहुत सारे घरों में मैं देखता हूँ प्रैक्टिकल वे में भी, अगर एक स्विच भी खराब हो जाता है तो हम इलेक्ट्रिशियन को बुलाना पड़ता है। एक स्विच हम ठीक से घर में हम खुद नहीं कर सकते हैं, छोटी मोटी चीजें हम घर के जो इसके लिए जो मिस्त्री को बुलाते हैं, जो कंसर्न पर्सन को बुलाते हैं। तो यही सब बात है। तो आगे जो हमारे नेक्स्ट आलोचक श्रद्धेया वैशाली विश्वकर्मा माँ से अनुरोध करते कि आप 10 मिनट के लिए आलोचना करें। जय गुरु दादा, सभी को जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। अभी माँ ने बिल्कुल, मेरे भी मन में वही एग्जाम्पल आ रहा था सुन करके कि रामायण का राम और इनका हनुमान जी का भी, कि इन लोगों ने जैसा किया, और मतलब लोगों के मन में वो भाव भी आया, और लोगों के मन में आया, लेकिन उनके मन में ये अभिनय करते करते भी ऐसा भाव आना, और ऐसा मतलब कई उनको बाद में बहुत सारे रोल मिले, लेकिन वो सारे रोल वो डिनाई कर दिए, उन्होंने कोई भी रोल ऐसा किया नहीं कि लोगों के मन में जो भाव है। और आज भी हम लोग कितने सारे रामायण के एपिसोड्स बने, लेकिन वो ओरिजिनल रामायण जिसमें बहुत ज्यादा फोटोग्राफी नहीं थी, टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा हाई नहीं थी, लेकिन जो फील आता है, यहाँ पर भी लास्ट लाइन में जो ठाकुर बोल रहे हैं ना, सामने वाला रिसेप्टिव माइंड से बैठा था तो भाव में इतना कह गया। सामने वाला वाकई में जितना भाव के साथ सुनने को रहता है, अपने आप मन से वो भाव निकलते हैं, और इतना अच्छे कि सामने वाला ग्राही मन से बैठा है, सुनना चाहता है, और बोलने वाले के मन में वाकई में ज्ञान है या बहुत सारे आइडियाज हैं, विचार हैं, वो निकलते गए। और ठाकुर की जो एक कल्पना है यूनिवर्सिटी को लेकर, जिसका ठाकुर ने नामकरण भी किए, शांडिल्य यूनिवर्सिटी, और उसके बारे में पूरा जो ठाकुर का एक रूपरेखा है कि कैसा हो क्या हो। ठाकुर ने शिक्षा, दीक्षा, विवाह तीनों पे जोर दिया है, और उसमें प्राथमिक दीक्षा है जिसके लिए ठाकुर आचार्य परंपरा दे ही दिए हैं। उसके बाद होती है शिक्षा, क्योंकि वो भी सही नहीं रहा तो ये गड़बड़ाने लगता है। लेकिन शिक्षा कैसी हो, सिर्फ किताबी ज्ञान, अक्षर ज्ञान नहीं, लिटरेट नहीं, एजुकेशन हो, प्रॉपर लोगों को प्रैक्टिकल नॉलेज मिले, लोग कम विषय जाने, कम जाने, लेकिन परफेक्ट जाने, और जो जाने उसको अपने दैनिक जीवन में, चरित्र में, व्यवहार में उसको उतार भी पाए।
ये सारा आजकल हम देखते हैं जो भी एजुकेशन है, सारा थ्योरेटिकल नॉलेज लेकर ओनली शो ऑफ का एक सर्टिफिकेट या जस्ट दिखावा बन जाता है। मुझे भी लगता है बहुत सारा विषय हमने पढ़ा, लेकिन बच्चों को क्लास में लेक्चर डेमो दे देते हैं, लेकिन वो सारी चीजें प्रैक्टिकल कराने का ना तो स्कूल में हो पाता है, ना ही माहौल होता है, ना ही बच्चे उस भाव के साथ तैयार रहते हैं। उनको वो डिटेल जाना ही नहीं, केवल मार्क्स ओरिएंटेड आजकल का एजुकेशन सिस्टम है। नंबर लाना है, नंबर आ गया, नंबर देख करके उनको जॉब मिल जाएगा या सैलरी, वहां भी फिगर सैलरी कितना मिल जाएगा, लेकिन वो चीज जीवन में हमारे कितना काम आ सके। ठाकुर जो बोल रहे हैं पहले के लोगों को, जो वो एक दादा को, कि आपने ये किताबों में नहीं, विद्यालय जाना नहीं हुआ, लेकिन आपने अपने जीवन में करते करते इसे सीखा है। किसान का बच्चा स्कूल जाकर नहीं सीखता है कि बीज को कैसे लगाना है, कब खाद देना है, कितना देना है, किस मौसम में कौन सा बीज बोना है। आज मैं कल भी बच्चों को, इवन मैं खुद याद कर रही थी रबी क्रॉप्स क्या है, खरीफ क्रॉप्स क्या है। मुझे भी कंफ्यूजन है क्योंकि मैं भी कभी खेतों में उतरी नहीं, तो लेकिन अभी बच्चों को दिखाती हूँ कि अभी विंटर सीजन चल रहा है, बाहर देखो क्या क्या है। आज के समय में तो मैम सारी चीजें तो हर मौसम में मिल जाती है। मैंने कहा ये बात तो सही है, 12 महीने हर दाल मिल रही है, हर सब्जी मिल रहा है, लेकिन रेट में डिफरेंस आता है। और कौन से मौसम में क्या है, ये बच्चे भी, इवन मैं भी रट्टा ही मारी थी। बच्चों को भी कहा कि यू रिमेम्बर, क्योंकि मार्क्स यही जाता है। रबी क्रॉप को बच्चे खरीफ क्रॉप में लिखते हैं, उनको भी कंफ्यूजन होता है। लेकिन वही ठाकुर कह रहे हैं, एक जो शांडिली यूनिवर्सिटी होगी, ऐसी कल्पना जहां बच्चे सिर्फ एक मुंह का ना बने, सिर्फ याद करना ना बने, उनके हर एक कोशिका वो अपना पूरा जीवन उसमें लगा सके और उस ज्ञान को अपने जीवन में उतार सके। इस भाव के साथ जब कोई एक विषय का भी ज्ञान प्राप्त करता है, उसके संपर्क में आने पर, जैसे अभी हम लोगों का आचार्य दादा के पास भी जाते हैं, कई सारे मन में क्वेश्चंस रहते हैं। वो कितना, अभी जैसे माँ भी कह रही थी, वाकई में एक लाइन में वो बोलते हैं, लेकिन वो सामने वाले के मन को ग्रहण करते हैं। उसकी प्यास क्या है, उसकी इच्छा क्या है, उसके मन में सवाल या जिज्ञासा क्या है, वो बहुत तुरंत ग्रहण करके एक लाइन में जवाब देते हैं। लेकिन उनका जवाब एकदम टक से बिल्कुल सही जगह पहुंचता है और हमारा ज्ञान चक्षु एकदम खुल जाता है। हाँ, यही तो हम जानना चाहते थे, या यही तो मेरे मन में एक क्वेरी था, और इतना अच्छा सुंदर समाधान दे देते हैं। मन में कोई जिज्ञासा, कोई सवाल ही नहीं बचता है। जैसे अंगुलीमाल को साधु के पास आकर के ऐसा हो गया, गौतम बुद्ध के पास ही क्यों हुआ, बाकी भी रहे होंगे, लेकिन वो अपने जीवन में इतना उतारे हैं कि उनके संपर्क में आने पर ऑटोमेटिक वो प्रज्ञान उनके अंदर पहुंच पाता है। तो उसी तरह से कोई भी अपने ज्ञान को इस तरह से प्राप्त करे। यूनिवर्सिटी को लेकर भी ठाकुर की बहुत सारी कल्पना है, अभी वो बहुत जल्दी हो सकता है। ठाकुर की जो जो सोच रही है सही हुआ है। जैसे ठाकुर की एक इच्छा थी, बोले थे गंगा को भी देवघर आना पड़ेगा, और गंगा देवघर आई। अभी हम देखते हैं देवघर भी हमारा जो सत्संग धाम है, एक छोटा सा, एक मतलब मान के चले कंप्लीट एक सिटी की तरह है, जहाँ पे हर चीज उनका खुद का है, डिपेंडेंसी नहीं है किसी और के ऊपर। और वहां का एक जो वाटर हार्वेस्टिंग है, उसको अवार्ड भी दिया है कि इतना अच्छा वाटर हार्वेस्टिंग। मैं भी अब इस बार जब गई थी तो बहुत ध्यान से देखा था, वहां पर पानी निकलता है, लेकिन पानी को पूरा हार्वेस्ट करके कुछ भी वेस्ट नहीं जाता है। यहाँ वहां से सारा जो नालियां है, उन सबका पानी इकट्ठा करके उनको कैसे फिल्टर करके हार्वेस्टिंग करके स्टोर किया जाता है, रीयूज किया जाता है, ये प्रैक्टिकली वहां किया गया है, जिसको जो लोगों ने सीखा है किताबों में। जैसे दादा कह रहे, वाकई में मैं भी देखती हूँ, हम लोगों को भी आजकल, मेरे समय में पापा का मुझे याद है, पापा के पास हमारे एक टूल बॉक्स रहता था घर पर। छोटा मोटा काम है, स्विच का हो, इवन नल का भी हो, लाइट लगाना है, एक दरवाजे में कुछ हो गया है, जुगाड़ हम लोग बहुत करते थे। और कोई भी चीज नया खरीदने का बहुत कम होता था, लेकिन जहां जो है उसका छोटा मोटा काम पापा चाचा मिलकर ऐसे ही कर देते थे।
और आज भी घर पे वो टूल बॉक्स है, लेकिन अब मेरे भाई लोग बाकी लोग यूज नहीं करते। हम लोग भी छोटा सा काम है तो प्लम्बर को बुलाएंगे, मशीन का एक स्विच लगाना है कुछ, तो कोई ना कोई टेक्नीशियन को बुलाते हैं। लेकिन ये चीजें बच्चे भी सीख रहे हैं, जेई नीट के लिए बच्चे तैयारी कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ किताबों में। इसीलिए मैं देखती डॉक्टरों के पास जाएंगे, मैं भी एक डॉक्टर को कुछ प्रॉब्लम था दिखाने गई, डॉक्टर लोग आपको आंख में देखते ही नहीं है, दे नेवर सी इवन द पर्सन, तो फील तो करना बहुत दूर की बात है, बस सुनते हैं अच्छा क्या दिक्कत है, और वो लोग सीधे टेस्ट रिपोर्ट देंगे, ब्लड टेस्ट करा लो, सोनोग्राफी करा लो, पेपर में पढ़कर वो आपको इलाज बताते हैं कि पेपर में देखकर ब्लड में ये है, ये ले लो, ये ऐसा है वैसा कर लो, पूरा मतलब सिर्फ आपके रिपोर्ट को ही वो लोग रिपोर्ट ओरिएंटेड आपका ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन जो एक छोटा सा वैद्य जो होगा, या जो एक्चुअली अनुभवी डॉक्टर जो होते हैं, अनुभवी जो भले आयुर्वेदिक के लोग हैं, या कुछ डॉक्टर भी हैं जो बहुत ज्यादा डिग्री नहीं लिए हैं, लेकिन डॉक्टर के साथ रहकर उन्होंने जो थोड़ा बहुत ज्ञान लिया है, उनका आप देखेंगे वो प्रैक्टिकली देते हैं। पेशेंट को देखकर एकदम बिल्कुल जड़ को पकड़कर सस्ती सी 2-3 दवाइयां देंगे, और वो आपको आराम दे देती, इलाज पक्का कर देती हैं। आजकल कहीं यहाँ आसाम में तो बहुत ज्यादा गॉल ब्लेडर का प्रॉब्लम है, रिमूव कर दो, कुछ भी प्रॉब्लम है, अभी प्रेगनेंसी का भी पीरियड में भी कुछ प्रॉब्लम है, यूटेरस रिमूव कर दो, हमेशा बस यही एक उनके पास सोल्यूशन रहता है, ऑपरेशन करो, रिमूव करो। लेकिन ये सोल्यूशन तो नहीं है, बाकी भी इसके मेडिसिन से उनको क्योर किया जा सकता है, लेकिन उस हद तक उनके अंदर वो फील ही नहीं है, वो एनाटॉमी उनके अंदर है ही नहीं, ना उसके बारे में जानकारी। जो प्रैक्टिकल पहले के जो वैद्य होते थे, बॉडी का इतना प्रॉपर स्टडी करते थे, और उसके साथ वाकई में जो साइकोलॉजी का ज्ञान होना भी जरूरी है। बहुत सारा इलाज हम देखते हैं घर के, खास करके बुजुर्गों को तकलीफ है, आप उनके पास बैठ के उनकी बातें बस सुन लो, उनको आराम हो जाता है। मुझे मेरी परदादी के साथ रहने का बहुत मौका मिला, उनका बस ये था कि तकलीफें हैं, लेकिन उनको इलाज दवाई से नहीं, उनके पास बैठ करके उनकी बातें सुन लो, 5 मिनट 10 मिनट हाँ हाँ कर लो, उनका पैर पड़ के उनका थोड़ा सा मन हल्का हो जाता है, बोल लेती 5-10 मिनट, उनकी बीमारी अच्छी हो जाती थी। तो ये भी एक साइकोलॉजी है, हर जगह दवाई गोली से आराम हो जरूरी नहीं है, लेकिन साइकोलॉजी जानना कि सामने वाले का मन, ठाकुर ने हमारे जो स्वस्तनी विधान दिया है इसीलिए कि हमारा जैसा अन्न होगा वैसा मन, और वैसा ही हमारा शरीर होगा, और यदि अन्न खराब है तो मन भी खराब होगा, मन खराब है, शरीर में जो बीमारियां आज के समय में इतनी ज्यादा बीमारियां हैं, उसका मेन रीजन है उनका भोजन जो इधर उधर खाते हैं और अटर सटर खाते हैं। पहले के समय में भोजन हमारा 2 वक्त का या 3 समय ही खाते थे, आजकल तो दिन भर खाते हैं, कोई खाने का समय नहीं है, कुछ भी देख के मन ललचाता है, दिन भर बच्चे भी चुतुर चुतुर कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं। लेकिन ये सारा अटर सटर और बाहर का खाने से शरीर में इतनी जो बीमारियों का घर बन रहा है, इसी वजह से। तो ठाकुर एकदम जड़ पे ही बताए हैं, ये भाव मन में कहां से कैसे आए। तो ये बेसिक एजुकेशन जो यूनिवर्सिटी हो, ऐसा हो कि वहां बॉयज के लिए अलग, गर्ल्स के लिए अलग, ये भी ठाकुर ने बहुत जोर दे के बोले हैं, दोनों का वैशिष्ट्य अलग है, दोनों की शिक्षा पद्धति भी अलग होना चाहिए, और दोनों को अलग अलग ज्ञान दिया जाए तो पूर्ण विकास को प्राप्त होगा। आगे समय हो गया है, तो ठाकुर का ये भी जो सोच है ये वाकई में पूरा होगा, कब होगा देखते हैं, लेकिन इस पर काम चल रहा है और जरूर होगा। इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु, जय गुरु दादा। बहुत सुंदर माँ, एकदम काम तो चल रहा है, इंफॉर्मेशन आता ही है कुछ न कुछ हम लोग को भी। और यहाँ जो ठाकुर जी जो बोल रहे हैं, एजुकेशन को कल्चर से जोड़ना है, जो पुरानी कल्चर है ना। अभी आपने जो मेडिकल की बात की, घर में जो अभी छोटी देखता हूँ, छोटी छोटी हो जाती है सर्दी खांसी, थोड़ा कटिंग, थोड़ा चोट लगी, हम तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन पुराने जमाने में जो जो हमारे कल्चर, छोटी छोटी बातों को जो उपचार जो हमें घर में ही अवेलेबल रहता है, वो सब जानने की जरूरत है।
अभी हमारे जो नेक्स्ट आलोचक है श्रद्धेय गोविंद लोनकर दा, जो ठाकुर जी के प्यार है, दादा आप आलोचना करें। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। सर्वप्रथम मैं विजय दा को, उनका कल बर्थडे था, बर्थडे का शुभेच्छा देना चाहता हूँ। और आज का जो विषय वस्तु सिंपल है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण। और मेरे पहले हमारे दो एक्सपर्ट माँ लोगों ने, जो हमारे ज्योत्सना माँ, हमारे वैशाली माँ ने बहुत सुंदर भाव से अपना अपना इसमें प्रकाश डाला है। मैं भी कुछ बोलने का कोशिश करता हूँ। तो ये जो फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी का जो बात हो रहा है कि इसका कोई संबंध है क्या, तो ये पढ़ करके और सुनने के बाद मेरे को मेरे जो स्कूल लाइफ था, तो 1964 में एसएससी के लिए पहले जहाँ मैं 10वीं तक एजुकेशन किया, वहाँ से हमारे पिताजी का जहाँ पावर में वो सुपरवाइजर करते थे, वो कुछ कारण में छूट गया और पिताजी को वापस घर जाना पड़ा। अभी इमीडिएट मेरा पढ़ाई कैसा 11वीं का हो जाएगा, इसका मतलब तो मेरी फूफा हमारे पिताजी की बहन, और वो सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में एक माड़ी नगर करके एक बहुत सुंदर सिटी है, सिटी बोले तो छोटा सा गांव है, लेकिन वहाँ एक कॉलेज स्कूल था, मॉडल विविधांगी प्रशाला, ऐसा मल्टीपर्पज, बहुत ख्यातनाम था। वहाँ मेरिट वाला ही लोगों को वो एडमिशन मिलता था, लेकिन बहुत स्टैंडर्ड वो एरिया में मानते थे सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में। हाँ, जो सबका एक झुम्बड़ लगता था कि उनको नंबर वहाँ मिले थे, लेकिन मेरा मार्क कमी था। लेकिन फिर भी हमारे रिलेटिव, हमारे पापा के जो हमारे मामे आते भाव, वहाँ वो एक शुगर फैक्ट्री, और शुगर फैक्ट्री का एक स्कूल था, उसमें सर्विस करते थे। उनका वो अच्छा उसमें ये था, तो उनके कारण मेरे को वहाँ एक मानसिक और ये जो फिजिकल जो होता है उसके बारे में मैं बोलना चाहता हूँ। तो वहाँ मेरा दो डिवीजन था, ए और बी। तो ये में मेरे को वहाँ, और मेरे साथ एक दो दूसरा एक लड़के लोग थे, बाकी दो बाहर का कोई नहीं था, उनका ही रेगुलर जो लड़के लोग थे। लेकिन वहाँ का प्रिंसिपल थे बहुत स्ट्रिक्ट, और वो इंग्लिश पढ़ाते थे। और जब इंग्लिश पढ़ाते थे वो जब इंग्लिश पढ़ाते थे वो मेरा, हम लोग को तो ये छोटे से स्कूल से गए तो इंग्लिश हमारा इतना कुछ अच्छा नहीं था, इसलिए हम एकदम लास्ट पीछे में बैठते थे बेंच पे। तो वो जब वो आते तो एक मन में एक ऐसा डर था, लेकिन कभी कैसा लगे, लेकिन वो बहुत स्ट्रिक्ट थे। वो आने के बाद पहला हमको खड़ा करते थे। तो ये कभी कभी हमारा जो कमजोरी है गैंगेस के बारे में कुछ दिन जाने के बाद, तो हमेशा उनका एक ऐसा ही था कि आप लोग हमारा स्कूल का नाम करने के लिए, खराब करने के लिए आए, पता नहीं हम लोग को कैसा एडमिशन। ये जो उनका जो बातें होता, तो मानसिक ऐसा एक डर बैठा था कि उनका जब क्लास था हर रोज, वो तो हम ऐसे नीचे मुंडी करके हमको नहीं उठाए, लेकिन उनका हमेशा वो उठाते थे, कुछ सवाल करते थे और नहीं आता था, और उनका ये जो मानसिकता थी, तो हमेशा रोज ऐसा स्कूल में जाने के बाद आज इंग्लिश का जो क्लास है, तो हमारे पापा सर आएंगे और हमको सुनना पड़ेगा, ये एक मानसिक एक डर बैठता था। तो ये जो बहुत एक दूसरे को ये शारीरिक और ये मानसिकता, ये छोटा सा मैं उदाहरण दिया, लेकिन पता नहीं, थोड़ा थोड़ा बाद में उनको भी पता लगने हुआ, मैं भी वो उसका स्कूल का जो 100% लगता था, तो ठीक हो। लेकिन मैं तो वो टाइम तो ये बहुत लिखना पड़ता था। अभी जो है सब शॉर्ट शॉर्ट रहता है, लेकिन वो इतना फिर भी पता नहीं, वो मेरा अच्छा मार्क्स मिला फर्स्ट डिस्टिंक्शन में। तो फिर वो सर बोल के बहुत सुंदर आपने कुछ अच्छा हमारा नाम रखा। तो ये जो मानसिकता और इसके बारे में, और कभी कभी दूसरा एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ कि ये जो मानसिक और शारीरिक, तो 2-3 दिन से एक क्या 10-15 दिन मेरा दाहिने हाथ का ऊपर से शोल्डर से नीचे तक बहुत इतना दर्द करता, पता नहीं। सब एक्सरे वगैरह निकाला, लेकिन कुछ उसमें नहीं निकाला, पता नहीं, डॉक्टर भी वो सोचते कि कैसा क्या होता है, लेकिन इतना दर्द होता है ना,
कि रात में भी कभी कभी नींद नहीं आता, अभी सुबह सुबह उठने के बाद नाम ध्यान के लिए भी देखो उतना दर्द होता है तो नाम भी नहीं होता है। तो ये मानसिक और फिजिकली मेरे को लगता है कि बहुत संबंध है। तो इसके बाद जो 14 के जो दादा आए थे बरदलीदा, उनको लेके आए और सर ठाकुर के सामने लेके इनको दिखाने के लिए लेके आए हूँ। तो उनके भी उनके बोलते हैं कि ये ठीक है, उनका हम मदद लेंगे, एक दूसरे को मदद करना भी ठीक है। और वो दादा के साथ कुछ बातें होते रहता है। तो उनका एक मिस्टर बरदायदा ने बताया कि असम में एक ऐसा एक यूनिवर्सिटी बन रहा है कि उसमें सब टाइप का बोले तो इकोनॉमिकल, कल्चरल, प्रैक्टिकल ऐसा व्यवस्था करेंगे, ऐसा यूनिवर्सिटी का चल रहा है। तो हमारे परमपिता ही बोलते हैं कि ये जो आप जैसा बोल रहे हैं वैसा ही मेरा भी एक ड्रीम है कि शांडिल्य यूनिवर्सिटी यहाँ निकालने का है। उनका नाम शांडिल्य देने का है। शांडिल्य का एक हमारे को लगता है कि अच्छा नाम भी है और वो ब्राह्मण लोग का गोत्र भी है और उसका पूर्ण चंद्र ऐसा शांडिल्य का अर्थ होता है। तो ये जो शांडिल्य यूनिवर्सिटी का जो इनका जो स्वप्न परमपिता का कि, और दूसरा एक स्वप्न था कि गंगा डडवाल जो नदी है देवघर से चलती है, उसमें गंगा का पानी लाने का एक दो बहुत प्रोजेक्ट उनका था। लेकिन उसका भी ये जो गंगा का पानी लाने का प्रोजेक्ट शायद गवर्नमेंट ने उसको सैंक्शन दिया है। और ये जो शांडिल्य मुनि शांडिल्य यूनिवर्सिटी का जो परिकल्पना हमारे परमपिता का जो उनका ड्रीम कि ये हो जाए और उसका माध्यम से खाली शिक्षण है, उसमें हर तरह का विविधांगी मल्टीपर्पज ऐसा शिक्षा वहाँ में ये था। तो ये पता नहीं, लेकिन वो बोले तो होगा ही और मेरे को लगता है टाइम लगेगा। लेकिन उसका जो परिकल्पना है, जो उसका बड़ा जो कैसा होगा, उसका एक बड़ा बुक मेरे जो है राधा किशन लाल दा, उन्होंने वो बहुत बड़ा बुक है, उसमें डिटेल उसमें शांडिल्य ऋषि का कैसी परिक्रमा रहेगा, तो उसका आयोजन कैसा होगा, इतना डिटेल में बहुत बड़ा बुक है उसमें उन्होंने और शायद उन्होंने लिखा हुआ है। और वो इसके भी उन्होंने बहुत ट्राई किया है गंगा डरवा का जो पानी लाने का। तो ये जो परिकल्पना है कभी होगा पता नहीं, लेकिन ये अवाढव्य है बोले तो ये जो हमारा नालंदा और तक्षशिला का जो विश्वविद्यालय था उसको ही पुनर्जीवित करने के लिए ये हमारे आज परमपिता का जो कल्पना था, इसके ऊपर ही है कि उसको पुनर्जीवित करने के लिए शांडिल्य यूनिवर्सिटी का जो ये है शायद वो पता नहीं वो बोले तो वो होगा ही। तो बहुत सारी बातें हैं हमारे परमपिता जो सोचते हैं। तो इतना ही कहूँगा कि जो कुछ हम पा रहे हैं और वो मिल रहा है उसका मेरे को लगता है कि क्या बोले, लेकिन ये जो आज का विषय में इतना भी मैं जाना उसके बारे में मैं आपके सामने रखा विजयदा। इतना ही मेरा वक्तव्य यहाँ समाप्त करता हूँ। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। बहुत सुंदर दादा, आप हमेशा जो अपनी जो निजी अनुभूति की बात करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ मैं एक लाइन बोलूंगा कि जो ठाकुर जो रिसेप्टिव मूड की बात कर रहे हैं, हम किसी से बात करते हैं को अगले को हम देखते हैं कि रिसेप्टिव मूड में है कि नहीं। जैसे हम लोग जाजन करते हैं तो पहले उसको रिसेप्टिव मूड में लाना बहुत जरूरी होता है। और मैं अपने जो है लेक्चर जो क्लास में हम देते थे तो सबसे पहले उस टॉपिक के रिलेटेड बच्चों को रिसेप्टिव मूड में लाना पड़ता, नहीं तो नहीं सुनते हैं वो। तो पहले जो भी टॉपिक रहता था उस दिन का, उस टॉपिक के रिलेटेड, क्योंकि इंजीनियरिंग की पढ़ाई हम करते तो इंजीनियरिंग में जो हम बहुत सारा उनको पहले एग्जाम्पल देते हैं कि ये जो टॉपिक अभी आज का जो है उसका रियल लाइफ में क्या यूज है। रियल लाइफ में हम जो भी इंजीनियरिंग रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट देखते हैं तो वहां पर इसका क्या उपयोग है, और उससे पहले ब्रेन स्टॉर्मिंग करते थे और इसके बाद हम जो है प्रॉपर जो है जो इस विषय वस्तु पे आते थे। इससे क्या है, बच्चों का पहले मूड बनाना रहता था कि वो ग्रहण करे, इसके बाद ही अपनी बातें करते थे। यही बात है दादा। अभी जो है मैं शशिकांत दास से अनुरोध करता हूँ, दादा आपका है 8 मिनट टाइम, तो 8 बजने में तो आप दादा आलोचना करें।
जय गुरु। आज बहुत अच्छे से सूरजदा पढ़े आज का विषय वस्तु को, और ज्योत्सना माँ एजुकेशन के ऊपर आलोचना कर रहे थे, और फिर वैशाली माँ भी आलोचना किए, लंकरदा भी आलोचना कर रहे थे। और मैं कल हिमांशु भाई को भेजा था, तो हिमांशु भाई उड़ीसा से ज्वाइन किए हैं। उनको ये फोरम में, ये आलोचना प्रसंग में स्वागत है, शुभेच्छा है। आज का जो विषय वस्तु है, श्री श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, जो पूछा जा रहा है, जो दो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक है जो फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी। मतलब यहाँ पर देखेंगे जो हमारा जो नर्व सिस्टम है, उसमें मोटर सेंसरी, एक मोटर नर्व है, एक सेंसरी नर्व है। चिंता व स्नायु भाई व चिंता भाई जो बोल सकते हो, विकर्म भाई बोल सकते हो। यहाँ पर वही फिजिकल फॉर्म और साइकोलॉजिकल फॉर्म। तो ये साइकोलॉजिकल और फिजिकल फॉर्म को, तो मनुष्य का जीवन का मूल भित्ति जो होता है वो ये है इष्टवृत्ति, और इसी से पूरा दुनिया का जितना भी मापदंड है, फिजिकल और साइकोलॉजिकल कोऑर्डिनेशन, श्री ठाकुर जी जो इष्टवृत्ति दिए उसी में सन्निहित है। आपका दैनंदिन जीवन में जितना भी चिंता आता है, इंट्यूशन आता है, वो सब श्री ठाकुर जी का दया से आता है। और ये इंट्यूशन जितना भी आता है, ये एक भासमान बादल की तरह है। वो आकाश में इतना क्लाउड्स है, और सारे क्लाउड्स में आपका बारिश नहीं होता है। तो ये जो माइंड में जो आता है, चिंता आता है, चिंता और जो चेतना, और उसको मनुष्य वाक्यों में, फिर वाक्य से प्रणाली में, फिर आता है कर्म पद्धति, फिर आता है, फिर इसके धीरे धीरे मनुष्य जीवन में वास्तविकता प्राप्ति होता है, में आनंद मिलता है। कल मैं गाड़ी एक्टिवा स्टार्ट कर रहा था, ठंडा का मौसम है, तो मैं तुरंत उसको बोला आज गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, सेल्फ स्टार्ट नहीं होगा। ये जो बोलना, ये हर वस्तु भी इसको रिसिप्टिव करता है। गाड़ी स्टार्ट हो गया तो, बट गाड़ी रहा नहीं, फिर तुरंत मैं इनको कान्हा को बोला, मेरे बेटा को, जो मेरा जो वाक्य है रहेगा नहीं, बंद हो जाएगा, क्योंकि मैं बोल दिया ये नहीं होगा। जब आप बोल दिए हैं तो ये एक व्यक्ति क्या, एक वस्तु, एवरीथिंग उसको ऑब्जर्व करता है, रिसीव करता है। जगत में कोई भी, ठाकुर जी बोलते हैं सबका जीवन है, एक गाड़ी का भी जीवन है, बिना पेट्रोल में नहीं चलता है। तो उसका खाद्य है, उसका मन भी है, सब कुछ है। बट ये हम लोग समझ नहीं पाते हैं, हमारा वाक्यों को कितना नियंत्रित करना है। तो तुरंत बोला नहीं हो जाएगा, टेंशन मत ले, क्योंकि पहला वाक्य तो खराब हो गया ना, नहीं होगा। तो फिर स्टार्ट मारा, हो गया, क्योंकि गाड़ी चलाता नहीं हूँ। बट ये जो बोलना, ये हुआ है कुछ साल से प्रैक्टिस, मतलब 1-2 साल से मैं सोच सकता हूँ, 4 साल भी नहीं बोलूंगा। जो फाइनल फॉर्म में जो बोलना जो है, जो भी बोलोगे वही होगा। तो आपका जो चिंता जितना आता है, एटलीस्ट आपका पत्नी को बता दीजिए, बेटा को बता दीजिए, पड़ोसी को बता दीजिए, ऑफिस में बता दीजिए, मैनेजर को बता दीजिए, बट साइकोलॉजिकल फॉर्म में मत रखिए उसको। सेंसर नर्व खाली हुआ, जब मैं देखा हूँ गांव में बहुत सारा गुरुजन लोग को मच्छर काटता है, उनको पता भी नहीं चलता है। मच्छर खा के जाने के टाइम में वो मान वो चला जाता है, क्योंकि सेंसर और मोटर नर्व कोऑर्डिनेशन क्या। हम सोचते हैं, ये मैं देखा हूँ एसपी रोड हैदराबाद में, मेरा जब नी का प्रॉब्लम था, हिमांशु भाई को पता है, मैं गाड़ी रोड पास नहीं कर पाता था, मुझे तो 2 लोग उठा के लेके जाते थे दैट टाइम। मैं प्रयास किया, जब श्री श्री आचार्य देव के आशीर्वाद हुआ, जे आप मंदिर, जहाँ पर मंदिर रहेगा वहां पर जाना है आपको। तो करीबन 25 किलोमीटर दूर था सिकंदराबाद से हैदराबाद का श्री मंदिर, श्री श्री ठाकुर जी का मंदिर। एक दिन नहीं हुआ, सेकेंड डे नहीं हुआ, थर्ड डे नहीं हुआ, सोचा जाऊंगा, इतना साल से गाड़ी में जा रहा है, फिर हो गया।
और मुझे कोई रोक नहीं पाया बाद में, क्योंकि जब आपका मोटर और सेंसर नॉब सिंक हो जाएगा, दुकान जा रहा हूँ यार, अब मुझे माँ के लिए एक साड़ी लूं, बट दुकान का सर्वोच्च जो सबसे बेस्ट साड़ी लेके जाऊं, बट दुकान जाने के बाद मेरा अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट है, लोभ है, ए दिखा तो थोड़ा सा ऑर्डिनरी, साइकोलॉजिकली सोचा कि माँ को 2000 का साड़ी दूंगा, बट दिया कितना, 200 का। द गैप बिटवीन द साइकोलॉजी एंड फिजिकल, अभी 2000 कहाँ है, 200 कहाँ है। सोचा आज मैं एक एप्पल के मुताबिक इष्टभूति करूंगा, जब मैं तो खा रहा हूं और मेरे पास तो गाड़ी 7 सीटर हो गया, घर आ गया, बंगला आ गया, सब कुछ हो गया, पत्नी है, अच्छा पुत्र है, एस्टेब्लिश है, जूता पहन रहा हूं 5000 का, बट एक एप्पल का इष्टभूति करूंगा, बट जा ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा है, क्योंकि ये थोड़ा बेटिंग बंद कर खाना, ये नहीं हो रहा है ना। हजारों सालों से ये मोटर सेंसरी कोऑर्डिनेशन हुआ नहीं, मेरा पिताजी का नहीं हुआ, उनका पिताजी का नहीं हुआ, उनका पिताजी का नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। मेरा जो 5 मिनट में छोड़ने जाता हूँ बच्चे को, वो 5 मिनट में जगत का गूढ़ रहस्य मेरे बेटा को बताने के लिए प्रयास करता हूँ। दैट इज शिक्षा, एजुकेशन, जो जोशना माँ बता रहे थे, कैसे बैठूंगा, कैसे खाऊंगा, कैसे करूंगा। हमारा जीवन, दैनंदिन जीवन में जो शिक्षा और लिखा पढ़ा जो लिटरेसी है, उसमें बहुत अंतर है। मैं अभी प्रार्थना के बाद मैं प्रज्ञा को बोल रहा था, मुझे लोग सोने नहीं देते हैं ना, तुम साइलेंस कर दो रात को। आप बिलीव नहीं करोगे, आप जितना भी मरीज रहते हैं आपका परिवेश में, किसके पास जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर बोलेगा जे मैं आज से बंद करके बैठ जाऊं, स्विच ऑफ करके बैठ जाऊं, तो मनुष्य कहां पर जाएगा। तो हम लोग जो है, हम लोग तो बोलूंगा छोड़ो, मैं जो हूं श्री ठाकुर डॉक्टर हूं, क्योंकि सारे समस्या का समाधान श्री ठाकुर जी करते हैं। किसके माध्यम से करेंगे, मेरा हाथ के द्वारा करेंगे, मेरा मुंह से के द्वारा करेंगे, मेरा चक्षु के द्वारा करेंगे, मेरा पैर के द्वारा करेंगे। मैं सुजोग दूंगा श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र को, मेरा फिजिकल फॉर्म और सेंसरी फॉर्म ठीक नहीं रखूंगा तो कैसे होगा। फिर भी सो गया था कल, मैं फोन उठाया, ये लोग यहाँ पर लोग जोड़ते अनुभव करते पाते होंगे, मैं कभी झूठा बात नहीं करता हूँ। फिर भी सॉल्यूशन बोला, कुछ भी समाधान समस्या तुम्हारा है, समाधान मेरा पास है। मेरा पास मतलब मेरा ठाकुर के पास। मेरा अंदर ठाकुरत्व तो जाग गया, तो मैं हजार जगह में बोलूंगा उधर जा उधर जा उधर जा। क्यों, उनका परिवेश में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, अभी 2-3 परिवेश में प्रॉब्लम हुआ है, बहुत बड़ा पारिवारिक समस्या है, बट पारिवारिक समस्या को समाधान करेगा कौन। पारिवारिक समस्या समाधान करूंगा हम नहीं, मैं ही करूंगा, क्योंकि वो लाइन में मेरा अभिज्ञता है। मेरा जब उम्र था 28 साल, एक पति पत्नी का झगड़ा हुआ और डिवोर्स के तरह गए, और गांव में मेरा माँ मुझे बोले तुम जाके समाधान करके आ जाओ, क्योंकि यू आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र। ये रिसेप्टिव मोड आपके अंदर नहीं है। आपको, आप कौन हो, आप डेली बोलते हो मैं तुम्हारा संतान हूं, बट आपके अंदर वो बोध सृष्टि नहीं हो रहा है जो आई कैन डू एवरीथिंग। पृथ्वी को टुकड़ा टुकड़ा का बात श्री ठाकुर जी बोलते हैं प्रेम के द्वारा कर सकते हो, बट सामान्य सुविधा असुविधा में किसी का हुआ है, ये नहीं समाधान नहीं कर सकते। मेरे एक फ्रेंड एयरसेल में थे जिसका डिवोर्स फाइलिंग का लास्ट स्टेज में था, मुझे 6 मंथ लगा उसको काउंसलिंग करने में, दिखा नहीं लिया। मुझे परिवेश में बहुत काउंसलिंग का कॉल आजकल आ रहा है, दिन रात, सुबह आता है, शाम को आता है। आज भी 1-2 जगह में जाऊंगा। प्रज्ञा को बोला तो मेरा लेट होगा, हो सकता है रात को 11 बजे के 12 बजे घर पहुंचूंगा। 1-2 काउंसलिंग आज में है, विवाद हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, 1-2 वाक्यों में उनका झगड़ा को तुम परिवर्तन कर दोगे। वो कन्विक्शन स्टेज आना चाहिए आपका, क्योंकि घर पे वो आपका व्यवहारिक चीज जो रहता है वही फ्लो होगा बाहर। तो इतना बोल के मेरा बातों को यहाँ पर विराम देता हूँ, क्योंकि मेरा बेटा को ड्रॉप करना है स्कूल में। विजय जय गुरु। जय गुरु दादा। जो आप हमेशा जो है प्रैक्टिकल बातें करते हैं, जो फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी ये कैसे संबंध है
और इसको कैसे अपने जीवन में जो उतारना है, और जीवन में उतारने के लिए जो हमें जो है जजन जाजन इष्टवृत्ति जो हम करते हैं, तो वो मैकेनिकल वे में अगर करते हैं सिर्फ, है ना, तो जो उसका प्रभाव जो है वो नहीं हो पाता है। जो जजन और जो हम सामाजिक